बीच, है ना? कुछ पढ़ा आपने इस बीच कुछ नोट्स देखा था क्या? थोड़ा देखा तो था मैम, ज्यादा नहीं देखा। ओके, ठीक है। हमने पहले पढ़ा है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइटिशियन क्या होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट क्या होते हैं, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन आज पढ़ेंगे हम। मिस इन्फॉर्मेशन भी पढ़ चुके हैं, वाटर पढ़ चुके हैं नोट से, सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, फैट एंड ऑयल्स पढ़ चुके हैं, इनके रोल्स पढ़ चुके हैं। ओके, एंड न्यूट्रिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन से आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे लाइवलीहुड के लिए बहुत ही नेसेसरी, एसेंशियल है। दे आर एसेंशियल। ओके, हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें उसे बाहर से लेना पड़ता है। Now, understanding nutritional need and translating it into practical diets require a sound knowledge of nutrition. अगर आपको इसके बारे में किसी को डिजीज को क्योर करना है, आपका किसी बैलेंस डाइट को मेंटेन करना है, हेल्थ को मेंटेन करना है, तो आपको इसकी डीप नॉलेज, साउंड नॉलेज होनी चाहिए। ओके, For that, first we need to review the nutritional components of the food that we eat. The following paragraph will focus on this aspect. Classification of nutrients. इनके classification हम कैसे करते हैं? 3 टाइप से करते हैं। ओके, एनर्जी यील्डिंग फूड जो एनर्जी देते हैं, बॉडी बिल्डिंग जो बॉडी बिल्ड करते हैं, लाइक सेल्स जो बनाते हैं, एंड प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स। ओके, एनर्जी यील्डिंग जो हमें एनर्जी देते हैं, हमने पहले पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स में हमें एनर्जी देने का मेनली काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें देता है 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम। ओके, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। फैट्स देता है 9 किलो कैलोरीज। ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? प्रोटीन्स। ये हमारे सेल्स को रिपेयर करते हैं एंड कुछ भी हील होता है एंड ग्रो होते हैं। जो बच्चे छोटे से बड़े कैसे हो जाते हैं? न्यू सेल्स बनते हैं। इसीलिए तो न्यू सेल्स कौन बनाता है? प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड। प्रोटेक्ट कौन करता है हमें इन्फेक्शन से? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? हमने पहले वाटर नहीं पढ़ा है, बाकी हमने 5 पढ़ा था। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स मतलब फैट ही होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लिपिड्स लिखा है, दैट इज फैट ओनली। वाटर, मिनरल एंड विटामिन्स, ये 6 न्यूट्रिएंट हैं। 7 इज फाइबर, 8 इज पॉलीकेमिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड 9 इज डिऑक्सीफाइंग एजेंट्स। बेसिकली हम पढ़ते हैं 5, जो हमने प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन्स पढ़ा। उसके बाद 6 आ जाता है, 6 एंड 7 2 मेन आ जाते हैं, वाटर एंड फाइबर। ओके, उसके बाद और 2 डीपली जाएंगे तो और 2 आएंगे जो है फाइटोकेमिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे फ्री रेडिकल्स, जो बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं उनसे फाइट करते हैं, उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोकेमिकल्स, जो हमें मिलते हैं कलरफुल फूड से। लाइक एप्पल रेड होता है, कैरेट ऑरेंज होता है ना, बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो उसमें फाइटोकेमिकल्स होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जो हमारे फ्री रेडिकल्स से फाइट करके हमें टॉक्सिक से बचाते हैं। एंड 9 इज डीऑक्सीफाइंग एजेंट। डीऑक्सीफाइंग एजेंट्स भी ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर जो भी टॉक्सिक्स बन रहे हैं उसके साथ फाइट करते हैं। ओके, if these nutritional components are consumed daily in the amounts and proportion required, then the chances are that we will maintain a good health. अगर हम सारे good proportion में लेंगे तो क्या होगा? हमारा Voice not clear, ma'am. हो पाएगा। Disturbing voice. Okay, today I'm using headphones, even though you're not hearing. Any other person having trouble? Listen. मिसेस अनीता, आपको सुनाई दे पा रही है आवाज? कट हो रहा है अभी। यस मैम, आपकी आवाज क्लियर है। ब्रेक हो रहा है। ओके, कुसुम मैम, तो शायद आपका नेटवर्क इश्यू होगा, नहीं तो सबको ही प्रॉब्लम होती है ना। एक बार आपका नेटवर्क चेक करिए, आपका वाईफाई चेक करिए। ओके, नाउ दिस फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? सबका न्यूट्रिएंट का क्या क्या फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे।
We use foods such as wheat, rice, dal, vegetable, fruits, milk, eggs, fish, meat, sugar, oil, and on the daily basis in our diet. These food are made up of nutrient mentioned earlier. Let us get to know the functions of these nutrient in the body. हमने पहले भी एक वेगली पढ़ा है कि सबका फंक्शन क्या क्या है. तो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड इतना कंप्लीट कर लिया था. अभी हम वाटर से कंटिन्यू करेंगे. Our body contains approximately 60 to 65% of water. Somewhere you will get 65 to 70 also. तो 70% कहते हैं वाटर होता है, तो 60 to 70 हम कह सकते हैं वाटर होता है. And hence it is an essential part of body structure. तो इतना परसेंट वाटर ही है तो ये तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? हमारा ब्लड भी लिक्विड है. हमारा अगर हम वाटर के अलावा कितना, सिर्फ 30% है जो सॉलिड होता है. तो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू मेंटेन आवर टेम्परेचर एंड अदर मेटाबॉलिज्म. We know water is a universal solvent. We carries food into the body, helps in the digestion and absorption of the food and ensure elimination of waste. Elimination of waste क्या बोल रहा है? स्टूल जो निकल रहा है उसके लिए भी वाटर चाहिए. जब भी हम कम पानी पिएंगे हमें कॉन्स्टिपेशन होगा. तो ध्यान रखना है आपका डाइट में प्रॉपर वाटर हो. वाटर कितना होना चाहिए? 7 to 10 ग्लासेस पर डे. लेकिन अगर पर्सन को कुछ दूसरा डिजीज है, लाइक कॉन्स्टिपेशन है या यूरिक एसिड है, उस केस में हमें एड ऑन करना है वाटर नॉर्मल से. ओके, नाउ 2.5 लीटर भी रफली कह सकते हैं, 2.5 लीटर पर डे. लेकिन अगर रिक्वायरमेंट बढ़े, अगर हम एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं, गर्मी ज्यादा है, या फिर हमारी नीड कुछ और रीजन से ज्यादा है, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा होती है, तो बहुत सारे रीजन से वेरी करता है. बट एक एवरेज है 2.5 लीटर. बट इन द केस ऑफ रीनल के केसेस में, जब किडनी पेशेंट्स होते हैं, तो उस केस में हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वाटर, क्योंकि किडनी पे लोड ज्यादा नहीं बने. तो वहां पे हम वाटर को रिस्ट्रिक्शन करते हैं. Our body contains approximately 60 to 65% of water, hence it is an essential part of our body structure. We know water is an universal solvent. It carries, इसको universal solvent क्यों कहते हैं? इसमें कुछ भी हम मिक्स करेंगे तो मिक्स हो जाएगा. मैक्सिमम थिंग्स इसमें मिक्स हो जाती है बिना इसका जो इसका कल्चर है, जो भी चीज का जो नेचर है, उसको बिना चेंज किए वो अपने आप में मिक्स कर देती है, उसका टेस्ट बिना चेंज किए. That's why it is called universal solvent. It carries food into the body, helps in the digestion and absorption of food, and ensure elimination of waste from the body. Water helps to regulate body temperature. It acts as an lubricant in the mobile part of our body, such as joint and prevention food. We need about 5 to 6 glasses of water each day. यहाँ पे 5 to 6 दिया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, 7 to 10 glasses लिखेंगे for adult. We get it from the water we drink and beverages such as tea, coffee, etc. हम बहुत सारे दूसरे सोर्सेज से भी वाटर को कंज्यूम करते हैं. लाइक टी में भी बहुत सारा वाटर होता है, कॉफी में भी होता है, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर गुड हेल्थ. आई प्रेफर पेशेंट मैक्सिमम 2 cups एंड कॉफी ले सकता है, उससे ज्यादा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. बेटर होगा ग्रीन टी लेने के लिए, या फिर लेमन ग्रास टी इज बेटर. तो टी कॉफी हमेशा से थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके चलना है. बस यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि ये भी सोर्सेस हैं लिक्विड का. ओके, तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है 7 to 10 ग्लासेस और 2.5 लीटर ऑफ वाटर. ओके, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए नोट्स में, आप वहीं पे कट करके वहीं पे ठीक कर लीजिए. Assimilation of food in the body. We learned about all the nutrients that the body needs. What we eat become flesh and blood. Like जो भी हम खाते हैं वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है? फ्लेश बन जाता है, हमारा सेल बन जाता है, इससे ना, एंड ब्लड बन जाता है. The process by, and बोन भी बनता है, वो भी हम मेंशन कर सकते हैं. The process by which the nature of food is changed in body is called digestion. जो भी प्रोसेस हुआ, हमने कुछ और खाया, राइस खाया, बाद में क्या बन गया? वो ब्लड बन गया, बॉडी सेल बन गया,
तो वो किसकी हेल्प से बना? पहले वो एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वो उसके बाद एसिमिलेशन हुआ, तो ये सब डाइजेशन के अंदर आता है। Digestion, the digestive tract is in ingenious way to extracting nutrient from the food we eat. The digestive tract is selective. It breaks down the materials that are nutrient. Actually digestion क्या है? हम जो खा रहे हैं उस तरह से हमारा जो सेल्स है अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो हमको उसको ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है। फर्स्ट क्या होता है, माउथ में हम च्यू करके ब्रेक करते हैं। लाइक हमने एक रोटी का पीस खाया, उसको हमने दांत से च्यू करके छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन किया, तोड़ा, ठीक है। डाइजेशन अल्टीमेटली ब्रेक डाउन ही है। उसके बाद हमने उसको स्वेलो किया, उसके बाद पेट में जाके वो चर्निंग हुआ, और भी केमिकल्स के साथ मिलके वो चर्निंग हुआ, वो काइम बन गया। उसके बाद वो और इंटेस्टाइन में गया, फिर वहां से और छोटे केमिकल्स की हेल्प से वो छोटे पीसेस में चला गया, और उसके बाद वो एब्जॉर्प्शन हो पाया, वो बहुत छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। और जो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाए वो क्या बन गया? फीसेस बन गया, हमारा स्टूल बन के रिमूव हो गया बॉडी से। कई बार अगर पेशेंट का डाइजेशन अच्छा नहीं होता है तो हेल्दी चीजें भी रिमूव हो जाती हैं, वो आधा खाना डाइजेस्ट होता है, आधा खाना वैसे ही बाहर निकल जाता है। तो हमारा इंटेस्टाइन बहुत हेल्दी होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमें हेल्दी फूड खाना है, लाइक फाइबर होना चाहिए। अगर फाइबर नहीं होगा तो हमारा इंटेस्टाइन है वो हेल्दी नहीं होगा। इंटेस्टाइन में छोटी छोटी वेलाई होती है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ऐसे ऐसे निकला रहता है, जिसकी हेल्प से वो एब्जॉर्प्शन कर पाता है इंटेस्टाइन। तो हमें उसको हेल्दी रखने के लिए उसको क्लीन रखना पड़ेगा। क्लीन रखने के लिए हमको फाइबर इंटेक करना पड़ेगा डाइट में। That's why fiber is given in important nutrient. वो हमारी बॉडी में जाके कुछ करता नहीं है, वो हम उसको ले नहीं पाते, हम जितना खाते हैं उतना वो निकल जाता है। लेकिन ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो क्लीन रखता है बॉडी को, हमारे इंटेस्टाइन को। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो माउथ से लेकर हमारा एनस तक जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको क्लीन रखता है। ओके, लेंथ एक बार सुन लीजिए, इतना डीप वैसे आएगा नहीं एग्जाम में। इसका जो लेंथ है 9 मीटर्स होता है, हमारा माउथ से लेकर एनस तक। अगर हम उसको बॉडी से निकाल के फैलाएंगे तो उसकी लेंथ होती है 9 मीटर्स। ओके, हमारी बॉडी से भी बहुत लंबा। Then our body needs energy to perform its various activity. Protein to replace the cell it has lost and to grow. Various vitamins and minerals for bone and blood formation and for the body to work efficiently and smoothly. हमें सारे मिनरल्स क्यों चाहिए? efficiently वर्क करने के लिए, स्मूथली वर्क करने के लिए। अगर हम विटामिन मिनरल्स नहीं खाएंगे हमारे टीथ का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होगा एंड हम प्रॉपरली डेली जो रूटीन के जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक रफली समझ लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। हमने एक रोटी का टुकड़ा खाया, माउथ में हमने च्यू किया, टीथ की हेल्प से, टंग की हेल्प से, उसमें सलाइवा जो निकला मुंह से, जो लार बोलते हैं, ओके, उसको टंग की हेल्प से मिक्स किया। जब भी आप च्यू करेंगे आप देखेंगे टंग उसको टर्न करती है, इधर उधर टर्न करती है फूड को, जिससे वो अच्छे से सलाइवा में मिक्स हो जाता है फूड। जब सलाइवा में खाना मिक्स हुआ, राइस हमने खाया मान लीजिए, उसको मिक्स किया सलाइवा के साथ, तो उसमें जो स्टार्च है वो वहीं पे ब्रेक डाउन हो गया। फर्स्ट यहीं पे डाइजेशन स्टार्ट हो गया, ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया, उसमें सलाइवा मिक्स हुआ और वो स्टार्च ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फूड पाइप से खाना गया। यहाँ जो फूड पाइप है इसमें कुछ भी होता नहीं है, जस्ट वो पास होता है, यहाँ पे कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है, जस्ट पास हुआ यहाँ से फूड पाइप से, इसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। उसके बाद गया आपका स्टमक में। स्टमक हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड वहां पे कुछ HCl सीक्रेट होता है अंदर से, इसको हम गैस्ट्रिक जूसेस भी बोलते हैं। गैस्ट्रिक मतलब पेट वाला जो एरिया है इसको गैस्ट्रिक बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक, अगर आप सुनेंगे किसी को गैस्ट्राइटिस हो गया, दैट मीन्स आप समझ लीजिए पेट से रिलेटेड आसपास की बीमारी है, या गैस फॉर्मेशन हो रहा है, या GI इन्फेक्शन है, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन, यानी कि सब ये रिलेटेड है आपका पेट से। तो गैस्ट्रिक मीन्स पेट।
उसके बाद पेट में खाना गया, वहां पे HCl सिक्रेट होता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, और उसमें खाना मिक्स हुआ, उससे ब्रेक डाउन हुआ फूड वहां पे, और वहां पे काफी पोर्शन, मैक्सिमम पोर्शन वहां पे डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, इलियम, जेजुनम एंड डिओडेनम। उसके बाद वहां से पास होके आपका मैक्सिमम फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब मतलब जो भी न्यूट्रिएंट है उसको ले लेती है बॉडी, उसको खींच लेती है, सोख लेती है। ओके, तो एब्जॉर्प्शन हो गया। अब वहां पे एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, जो भी वेस्ट बचा है, एक्सेस वाटर है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, जो एक्सेस वाटर है वो फिर से थोड़ा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, ताकि वो स्टूल का फॉर्मेशन अच्छा हो, जो पॉटी बनता है उसका फॉर्मेशन थिक हो, अच्छा फॉर्म। तो उसके बाद एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद जाके रेक्टम पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जिसमें वो स्टोर होता है। उसके बाद जब हमें मॉर्निंग कॉल होता है तो एनएस के थ्रू पास हो जाता है, ठीक है। अब लूज मोशन में आप देखेंगे काफी लिक्विडी स्टूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं किया, उसमें फूड पार्टिकल्स भी देखेंगे आप निकल जाते हैं, काफी सारे बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। एंड वाटरी होता है, क्यों? क्योंकि वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। जो इंटेस्टाइन के अंदर जो वेलाइज है, जो मैंने बताया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं किया वाटर को, और वैसा का वैसा ही बाहर निकाल दिया। तो लूज मोशन में सबसे पहले ध्यान रखना है वाटर इनटेक ज्यादा रखना है। जितना वाटर निकल रहा है उतना ध्यान रखना है कि अंदर भी जाए वापस, नहीं तो हमारे ऑर्गन फेलियर भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट एड यही है कि आप वाटर इनटेक जरूर करें। वाटर के साथ सॉल्ट्स भी बहुत बॉडी का जाता है, इसीलिए हम ORS पीते हैं। उसमें क्या रहता है, शुगर रहता है, सॉल्ट रहता है। सॉल्ट इसीलिए क्योंकि बॉडी सोडियम मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बॉडी से बहुत सारा सॉल्ट स्टूल के थ्रू निकल जाता है, या फिर अगर वॉमिटिंग हो रही है उस केस में भी बहुत सारा सॉल्ट बॉडी का निकल जाता है। तो हमें इसीलिए ORS में होता है सॉल्ट प्लस शुगर। शुगर क्यों होता है? एनर्जी देने के लिए, हमें चलने फिरने के लिए थोड़ा तो एनर्जी चाहिए, बैठने के लिए, तो इसीलिए जस्ट ORS दीजिए पेशेंट को उस केस में, और कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा लूज मोशन है पेशेंट उसी में ठीक हो जाएगा। नाउ एक बार इसको पढ़ते हैं। व्हेन द बॉडी रिक्वायर्स फूड इट्स सिग्नल यूज्ड टू ईट, द सिग्नल इज हंगर। हमें भूख लगती है जब हमें फील होता है। The moment we eat something, that digestive journey starts. As we swallow, the food slides slowly. The gullet of the esophagus passes over the enhanced to our lungs. Enhanced to our lungs. No. Esophagus passes over to entrance to our lungs. On the swallow, the body automatically closes the air. Okay. दो पैसेज होते हैं, एक लंग्स की तरफ होता है, एक फूड पाइप की तरफ होता है, स्टमक की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैसेज होता है, ठीक है, तो वो अपने आप क्लोज हो जाता है ताकि फूड हमारा लंग्स में नहीं जाए। अगर लंग्स में गया तो निमोनिया हो जाता है। तो ये केसेस जगे हुए लोगों में नहीं होगा। अगर किसी नींद में कभी किसी को जबरदस्ती खिला रहे हैं, सिर्फ उस केस में हो सकता है, या फिर किसी को कोमा में है पेशेंट, होश में नहीं है, उस टाइम अगर किसी को जबरदस्ती खिलाया जाए, उस केस में हो सकता है कि खाना हमारा लंग्स की तरफ चला जाए। क्योंकि अगर जो होश में पेशेंट है जिसका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, तो खाते हैं वैसे ही वो यहाँ का जो लंग्स की तरफ जाने का जो लैरिंग्स होता है, रास्ता होता है, वो बंद हो जाता है अपने आप, और खाना जाता है फूड पाइप की तरफ, स्टमक की तरफ। ओके, तो ये ध्यान रखें कि कभी भी नींद में किसी को जबरदस्ती ना खिलाएं, हमेशा जगा के और बिठा के खिलाएं। Whenever we swallow, the body automatically closes off all air passes so that we do not choke. When we chew food, we break it up into small particles with our teeth. Okay, यहाँ तक clear है सबको? Okay. From the mouth, the food goes into the stomach where it stays for a few hours. The stomach breaks the food into still a smaller particle, mixing it at the same time with acid and the enzyme pepsin.
which chemically alters the protein of the food. एंजाइम्स निकलते हैं काफी सारे फूड में जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं. From the stomach, the food enters the intestine. We have a small intestine and a large intestine. The small intestine is actually not small at all. It is actually 20 feet colloid tube within the abdomen. From here, food enters the large intestine in the colon. Colon is intestine only. Okay. The body withdraws water, leaving behind semi-solid waste. The waste is held back here because of the strong muscle of the rectum. Rectum की जो muscle होती है बहुत strong होती है, जहाँ पे जो stool है store होता है. It would be inconvenient and embarrassing if one had excrete continuously. ठीक है, अगर rectum weak हो गया है तो क्या होगा? Stool pass होते जाएगा. When the body chooses to defecate, this muscle is relaxed and the waste material is voided. ठीक है, जब लूज मोशन होता है तो कई बार जो मसल है वो वीक हो जाता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है. ठीक है, the path that food allows in the body is like this. Mouth, ठीक है, epiglottis बोलते हैं, gullet, esophagus बोलते हैं, stomach, उसके बाद जाता है small intestine में, उसके बाद जाता है large intestine में, उसके बाद rectum में, उसके बाद जाता है anus में. ठीक है, रेक्टम इज नॉट एनएस एक्चुअली, रेक्टम के बाद आता है एनएस. रेक्टम जो ऐसा डायग्राम में देखेंगे ऐसा पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से ऐसा करके आएगा, उसके बाद लास्ट पार्ट को एनएस बोलते हैं. तो रेक्टम एंड एनएस आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग होगा. इसको करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे कॉमा होगा. ठीक है, फॉर फूड टू पास स्मूथली थ्रू द सिस्टम इट मस्ट बी मिक्स विद वाटर. खाना एकदम ड्राई या पाउडर जैसा तो नहीं खा सकते, तो हमेशा हर खाना में थोड़ा ना थोड़ा मॉइस्चर होता है. इफ वी ड्रिंक टू लिटिल वाटर द फूड बिकम्स कॉम्पैक्ट एंड मूव्स वेरी स्लोली. What as an enzyme to work for food, it should be finally divided into suspended in water so that every particle is accessible to enzyme. अभी क्या है, एंजाइम को वर्क करने के लिए भी प्रॉपर उसका जो उसका कंस्टिट्यूएंट है, कंसिस्टेंसी है, वो अच्छी होनी चाहिए, उसके हिसाब से होनी चाहिए. ज्यादा पतला भी होगा तो भी एंजाइम को वर्क करने में दिक्कत होगा, इसीलिए बार बार खाने के बीच में भी पानी नहीं पीना चाहिए. ओके, once digestion is complete and all essential nutrients are absorbed, the residue which remain is excreted. residue जो waste है वो क्या हो जाएगा? excrete हो जाएगा feces बन के. It would be wasteful and inconvenient to excrete large amount of water with this residue, so your body withdraws some water, leaving a semi-solid mass just smooth enough and easy to pass. This shows that food is altered physically in the digestive tract. अभी बहुत लिक्विड ही होगा बोल रहा है तो भी पास करने में अनईजी होगा, इसीलिए वापस एब्जॉर्ब करता है वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में एंड उसको एक स्मूथ कंसिस्टेंसी में छोड़ देता है. The enzyme of the digestive tract break down for or digest carbohydrate, protein and fat into smaller unit. This chemical alteration of food. Okay, enzymes जो है वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन करते हैं, खाने को तोड़ते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, फैट को, सबको ब्रेक डाउन करते हैं. सब तीनों के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे किसके लिए कौन सा एंजाइम काम करता है. ओके, एंड पहले क्या था? ब्रेकडाउन के पहले वो खाना एंड ब्रेकडाउन एंजाइम ने काम किया और ब्रेकडाउन के बाद क्या बना वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे. The body needs many nutrients which is absorbed from food through the digestive tract. The digestive tract digests only carbohydrate, fat and proteins. Although the food we eat contains many other substances like vitamins, minerals, preservatives, colon, etc., colors, etc. Okay, digestive tract क्या digest करता है? Carbohydrate, fat and proteins only. ठीक है, एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वो एज इट इज जैसा होता है वैसे ही हम उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. Certain glands in the body contribute the digestive juices or enzymes. These are salivary glands. Salivary gland कहाँ पे होगा? Mouth.
यस, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करता है वो माउथ में होता है। माउथ में होता है। यस, करेक्ट। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे होंगे? लोअर एब्डोमेन में। पेट लोअर में। एब्डोमेन, हाँ बिल्कुल, स्टमक में बोलेंगे। एब्डोमेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं तो हम स्टमक स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। द लीवर एंड द पैनक्रियास, लीवर भी काफी सारे जूसेस, बाइल जूसेस सिक्रीट करता है। लीवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करके क्या करता है बताइए अनीता जी, आप बताना चाह रहे हैं। हाँ मैम, लीवर से जो हमारे एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, जो जूसेस निकलते हैं, वो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं और शरीर के बाकी ऑर्गन्स को भी वो हेल्प करते हैं। देखिए, लीवर गैस्ट्रिक, लीवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। लीवर एक ही जूस सिक्रीट करता है, दैट इज बाइल जूस। वो सिक्रीट करके गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है, ठीक है। जब भी हम खाना खाते हैं फैट वाला, तो वो जो गॉल ब्लैडर है वो फैट, वो जूसेस को, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, खाने तक ले जाता है, उसके बाद खाने का फैट ब्रेक डाउन होता है। और इसीलिए कई बार आप देखेंगे किसी का जो होता है, क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, वो रिमूव कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फैट खा रहा है। तो ज्यादा फैट खाने से क्या होता है, वो बार बार ज्यादा जूसेस सिक्रीट करना पड़ रहा है और उसी वजह से उसमें फैट के स्टोन्स बन जाते हैं गॉल ब्लैडर में। तो इसी वजह से गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। गॉल ब्लैडर में एक बार स्टोन हो जाए तो बहुत मुश्किल है उसको रिकवर करना। मेनली उसको हम पेन से रिलीफ दे सकते हैं डाइट के थ्रू। उनको फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट देके हमें फैट उसके खाने का कम करना होगा, क्योंकि जब भी हम खाना फैट वाला देंगे वैसे पेशेंट को, उसको पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बाइल जूस सिक्रीट नहीं कर पा रहा है। वो सिक्रीट करना चाह रहा है लेकिन सिक्रीट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसको पेन होता है। तो इस केस में हम फैट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। और डॉक्टर शॉर्टकट में क्या कर देते हैं, गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देते हैं, तो उनको फिर पेन ही नहीं होता है। ओके, the body needs many nutrients which okay, the food to pass smoothly through the system, it must be mixed with water. If we drink too little water, the food becomes compact and moves very slowly. The digestive enzyme to work on food, it should be finally divided and suspend in water so that every particle is accessible. I think ये हमने कर लिया है. Yes. Okay. The body needs many nutrients which it absorbs from food through the digestive tract. The digestive tract digests only carbohydrate, fat. सिर्फ ये तीन चीजें को ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। विटामिन एंड मिनरल्स हमने पढ़ा, उसको ब्रेक डाउन तोड़ने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हम एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, फिजिकल अल्टरेशन ऑफ फूड, we chew or mystical food and grind it. Chewing food helps. अगर हम अच्छे से च्यू नहीं करेंगे तो क्या होगा, बिग पार्टिकल्स अंदर जाएगा, तो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है उसको ज्यादा निकलना पड़ेगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, राइट। तो इसीलिए च्यूइंग के बारे में बचपन से सिखाया जाता है, च्यू करिए अच्छे से, 32 टाइम्स 36 टाइम्स कहते हैं च्यू करिए। तो आराम से खाना है, धीरे धीरे प्रॉपरली च्यू करके खाना है और टाइमली भी खाना है, ताकि गैस्ट्रिक जूस को भी एक टाइम फिक्स हो जाए कि उसको इतने बजे ही सिक्रीट होना है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 1, physical alteration of food which you of food helps to increase the surface area of food. अभी ब्रेक डाउन करेंगे, जितना हम फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे, उतना ही उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मतलब उसका ओपन एरिया बढ़ जाएगा और उस पे जो जूसेस है वो ज्यादा उसको एरिया मिलेगा उस पे एक्शन करने के लिए। अगर इतना बड़ा सा टुकड़ा सीधा जाएगा तो उसका जो आउटर एरिया है, सरफेस एरिया, वो कम रहेगा, ठीक है। तो मैथ्स में पढ़ा होगा शायद, समझ में आ रहा होगा। उस हिसाब से जितना हम चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, उसका जो सरफेस एरिया होगा वो बढ़ जाएगा और जितना बढ़ेगा उतना इजी होगा हमारे जूसेस को उस पर काम करने के लिए। तो मेनली ध्यान रखना है, इसको छोटे छोटे पीसेस में टीथ की हेल्प से ब्रेक डाउन करना है। फर्स्ट, टेक द सेल वॉल ऑफ सेल रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट।
अभी हम सेल वॉल जो भी फूड का सेल है उसको तोड़ेंगे तो अंदर से जो न्यूट्रिएंट है वो इजीली रिलीज हो पाएगा, निकल पाएगा. इन द माउथ द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा. इन द स्टमक food is mixed and altered further by contraction and relaxation of stomach. Stomach क्या होता है? एक बैग की तरह होता है, ठीक है? एक ऐसा बैग होता है, वो ऐसे ऐसे contraction relaxation करता है. इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस. इस मूवमेंट का नाम है, ऐसे ऐसे मूवमेंट का नाम है पेरिस्टालसिस. ओके. Fat we know does not mix with water, but contraction and relaxation of stomach muscle breaks up the fat into small particles and disperses it in the watery medium or liquid in the stomach. This dispersion of fat in the liquid is called emulsification. Emulsification क्या होता है? फैट का टूटने को हम emulsification कहते हैं. जब भी हम फैट खा रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स को भी तोड़ना पड़ता है बॉडी को ताकि उसको एब्जॉर्ब कर पाए. तो इमल्सिफिकेशन वहां पे होता है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट. डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड. ओके. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन दैट आर इन फूड आर मच टू लार्ज टू बी यूज. अभी हम इतना स्टॉप करते हैं. इतने में हम मुझे कुछ क्वेरी बताइए. कुछ क्वेरीज है यहाँ पे? कुछ डाउट्स है? रेज हैंड करिए एंड पूछिए. Yes, Dr. Jayesh. How much water we can give if the person suffering from the different disease, same as joint pain, or same they are suffering from the arthritis or rheumatitis, or what we can say joint pain. So how much quantity? Arthritis. कितना पानी उनको देना चाहिए? हमारा क्वेश्चन है जो भी मरीज है जिसको जो हड्डियों का या गठिया का I got your point. Okay. अर्थराइटिस एंड रूमेटाइटिस आप बोल रहे हैं. रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी होता है. रूमेटॉइड मतलब एक इन्फेक्शन की वजह से उनको अर्थराइटिस होता है, ठीक है? अर्थराइटिस दो टाइप का होता है. एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एक सिंपल वाला नॉर्मल अर्थराइटिस जिसमें बोन वीक हो जाता है, पोरस हो जाता है. ओके. तो साइंटिफिकली जो हमने पढ़ा है साइंस के लाइक जो हम यूजीसी वाले कोर्सेज में पढ़ते हैं, इसमें वाटर का कोई रोल नहीं बताया गया, ठीक है? योगा एंड आयुर्वेद के बारे में मैं नहीं बता सकती, लेकिन साइंटिफिकली जो हम पढ़ते हैं, मेडिकली जो हम पढ़ते हैं, उसमें अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जॉइंट पेन में वाटर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आपको जैसा वाटर जितना रिक्वायर्ड है नॉर्मल पर्सन को उतना ही वाटर लेना है. इसमें वाटर की कोई रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं होती. ओके. मेनली इसमें कैल्शियम इंटेक बढ़ाना है, इन्फेक्शन से बढ़ना है. रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो भी फूड खा रहे हैं वो प्रॉपरली कट एंड लाइक उनको अच्छे से वॉश होना चाहिए. इवन स्टीम्ड भी खा सकते हैं, वो रॉ फूड्स बंद कर सकते हैं. रेड मीट जिसमें इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं वो बंद करता है, ठीक है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस मेनली इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो उस केस में हम इन्फेक्शियस चीजें जो जल्दी से बॉडी को इन्फेक्शन दे सकती हैं तो वो चीजें हम बंद करते हैं. वाटर कभी भी इसमें बंद नहीं किया जाता है, कम या ज्यादा नहीं किया जाता है. ओके. थैंक यू मैम. धन्यवाद. ओके, वेलकम. और कोई क्वेरी है? तो आपने जब भी बताया कि जब भी वाटर का ये चल रहा था कितना पेशेंट को देना है, तभी आप बता रहे थे कि उसको डिफरेंट क्वांटिटी. ठीक है. किस किस केस में हम अल्टरेशन करते हैं वो मैं थोड़ा बताती हूँ. जैसे कि फर्स्ट केस हम लेते हैं डेंगू फीवर, ठीक है? डेंगू में पर केजी ऑफ बॉडी वेट हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? 33.33 ml बच्चे का पर केजी ऑफ बॉडी वेट से हम कैलकुलेट करते हैं इनटू 0.33 इनटू पर केजी ऑफ बॉडी वेट. ऐसा मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेशन से उसका वाटर रिक्वायरमेंट लेते हैं. एवरेज अगर रफली मैं बताऊं, एक 20 केजी का बच्चा को अराउंड 4 to 5 लीटर वाटर लेना होता है. उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट वाटर इनटेक ही बढ़ाना है, जिसकी वजह से आपका प्लेटलेट कंट्रोल होता है एंड पेशेंट को दूसरे ऑर्गन्स में अफेक्ट नहीं होता है. तो मेनली फीवर में रोल है
वाटर का, जिसमें आपको वाटर इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ाना है, जो कि आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करे, इन्फेक्शन को रिमूव करे बॉडी से यूरिनेट करके बार बार। सेकेंड डिजीज इज यूरिक एसिड, गाउट बोलते हैं जनरली लोग इसको, यूरिक एसिड बढ़ गया बोलते हैं। तो इस केस में भी वाटर इनटेक बहुत बढ़ाना है। इसमें क्यों बढ़ाना है? क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं प्यूरिन वाला, ठीक है, मैं अगर कोई नॉर्मल इंसान खाएगा तो उसका यूरिन के थ्रू निकल जाएगा यूरिक एसिड, लेकिन जिन पेशेंट्स को यूरिक एसिड बार बार होता है, जो इजीली नहीं निकाल पाते, उनको वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि बॉडी में जो भी प्यूरिन बन रहा है उसके, एक्चुअली इनको साल्ट्स बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यूरिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट मतलब छोटे छोटे दाने जैसा आप समझ लीजिए, वो बॉडी में जम जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। जैसे जनरली कोई भी चीज अगर जमेगा तो कहाँ जमेगा? लोअर बॉडी में। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हम ज्यादा चल रहे हैं, तो हमेशा मोस्टली फीट में आप देखेंगे, नीज के पास, फीट के पास, वहां पे रेडनेस हो जाएगा या स्वेलिंग हो जाएगा, आप टच करेंगे तो वो हॉट आपको फील होगा, ठीक है। वैसे केसेस में आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है, ताकि वो हमारा ब्लड पूल में वापस मिक्स होके और यूरिन के थ्रू उसको निकाल पाए। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कहीं पे प्रेसिपिटेट हो गया पैर में, जनरली लोअर बॉडी में होता है, तो उसको हमको उठा के एलिवेट करके रखना है। जब भी हम लेटे हैं उसको, लेग को थोड़ा एलिवेट करना है, या तो हैंग कर सकते हैं थोड़ा, या 3-4 पिलो नीचे में लगा सकते हैं, जिससे लोअर मतलब जो बॉडी है लोअर साइड उसमें वापस आए और यूरिन के थ्रू निकाल पाए। सॉरी, to sleep them inclined position, leg up and remaining body down, वो पोजीशन में उनको रिलैक्स हो जाता है। यस करेक्ट, हाँ, ताकि ब्लड पूल में, क्यों करते हैं हम वैसा? ताकि ब्लड पूल में वापस आपका यूरिक एसिड आए और वो उसको रिमूव कर पाए, ठीक है। And same treatment we are giving to the blood pressure patients also, where we are getting good result in the blood pressure, maintaining the blood pressure. ओके, ठीक है। एंड और कहाँ इसका रोल है वाटर का? कॉन्स्टिपेशन में रोल है। जब भी कॉन्स्टिपेशन है, वाटर इनटेक बढ़ाना है, ताकि इंटेस्टाइन में क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा रहे और जो स्टूल है वो ड्राई फॉर्म नहीं हो, ठीक है। फोर्थ थिंग इज रीनल पेशेंट। रीनल पेशेंट के केस में हमको वाटर कम करना है, क्योंकि किडनी पे उसका लोड नहीं पड़े। किडनी एक्चुअली में बहुत कम पोर्शन ऑफ किडनी फंक्शनिंग रह जाती है, सारे उसके जो सेल्स हैं फंक्शनिंग नहीं होते, तो उस केस में हमको उसको लोड नहीं देना है। इसीलिए हम ऐसा खाना देंगे जिसमें कि ज्यादा पोटेशियम एंड सोडियम भी ना बढ़े, और उसका वाटर इनटेक भी कम रखेंगे, जिससे कि उसको यूरिन भी ज्यादा नहीं बनाना पड़े, फिल्ट्रेशन ज्यादा नहीं करना पड़े। ओके, सिर्फ उस केस में हम वाटर का रिस्ट्रिक्शन करते हैं। मैडम, अगर if suppose we are looking that some people having good swelling on the legs, so same continuous, okay, that is edema. edema, that is जब भी पेशेंट का कभी कभी पैर सूजे हुए हैं, तो हमें उनको पानी कम पिलाना पड़ता है या वो उसको बढ़ाना पड़ता है? इसमें पानी का रोल नहीं है, इसमें सोडियम जो काम करता है बॉडी का। सोडियम क्या करता है? वाटर को रिटेन कर लेता है, बॉडी में सोख के रख लेता है, उसको निकलने नहीं देता है। तो उस केस में हमको पानी थोड़ा कम करना है, लेकिन पानी कम करने से भी अगर आप सोडियम ज्यादा देंगे तो उस केस में भी स्वेलिंग रह जाएगा, ठीक है। बॉडी में सोडियम थोड़ा तो पानी है, उस सबको वो एब्जॉर्ब करके रख लेगा। इसमें पोटेशियम इनटेक बढ़ाना है, जिस भी खाने में पोटेशियम है वो बढ़ाना है, लाइक ऑरेंजेस, मौसमी में पोटेशियम अच्छा है, तो वो चीजें बढ़ानी है जिसमें पोटेशियम ज्यादा है, जो सोडियम को कंट्रोल करता है, चेक करता है। सोडियम कंटेंट कम करना है। सोडियम कंटेंट किस में ज्यादा होता है? मेनली पैकेज फूड में, पैकेट वाले फूड्स में बहुत सोडियम होता है। MSG आप देखेंगे हमेशा लेवल पड़ी है, MSG जिसमें भी है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट बोलते हैं उसको। That is MSG is everywhere very high. कोई भी पैकेट फूड आप नहीं अलाउ करते। हाँ, तो MSG में सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा है। MSG इज कॉन्सेंट्रेटेड कह सकते हैं आप, सोडियम है, तो वो चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है पेशेंट की। वेपर्स है और किट करके कुछ आता है, वो उसमें काफी सारा सोडियम मिलता है। वेपर्स जितने भी हैं, वेफर्स, करेक्ट। इसीलिए आप देखेंगे अगर बच्चे वेफर्स खा रहे हैं तो एडिक्टेड हो जाते हैं, इसका एडिक्शन भी हो जाता है, ठीक है।
तो मेनली उनको पैकेज्ड फूड जो भी है, जो लॉन्ग टाइम तक रह रहे हैं पैकेट में, Even लाइक Chinese food also having, ma'am, we see in current days that they are having a different salt or what. The sodium quantities are very high. Those people are eating Chinese. They are always they yes, want Chinese food always have Ajinomoto, and Ajinomoto that means MSG, monosodium glutamate. Fried rice even have MSG, तो वो रिस्ट्रिक्ट करना है जिसमें भी MSG है। तो जहाँ पे भी हम MSG कंटेंट देखते हैं वो बंद करना है। सोडियम कंटेंट हम लेबल में पढ़ सकते हैं, कोई भी फूड पैकेट में आप पढ़ेंगे कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अभी गवर्नमेंट ने बोला है वो देना ही है किसी भी पैकेट फूड में। तो न्यूट्रिशन कंटेंट हम चेक करेंगे, जिसमें भी सोडियम कंटेंट ज़्यादा दिख रहा है हमको वो बिल्कुल बंद कर देना है वैसा पेशेंट को। जिसको भी एडिमा है, एडिमा भी जनरली लोअर बॉडी में होता है, ग्रेविटेशन की वजह से नीचे स्वेलिंग हो जाता है। एडिमा चेक करने का भी मेथड है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एडिमा है, मैं इसको ऐसे प्रेस करूंगी तो वो वापस बाहर नहीं आएगा, वो प्रेस का प्रेस ही रह जाएगा। तो वैसे हम चेक कर सकते हैं एडिमा है कि नहीं है। Thanks a lot. Good information. Thanks. थैंक यू। और कुछ क्वेरी है किसी का? ओके। तो जब भी आप चेक करें किसी आपके घर में या किसी रिलेटिव में या किसी फ्रेंड्स में एडिमा आपको दिख रहा है, तो उनको सबसे पहले सोडियम रिस्ट्रिक्ट करना है, ना कि वाटर। ओके, फर्स्ट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट सोडियम, MSG, एंड दे हैव टू टेक मोर पोटेशियम रिच फूड। ठीक है, 3 things we have to do. First, they have to stop sodium intake or restrict sodium intake. एक मिथ है जो जनरली कुछ ने सुना होगा कि सैलेड में नमक मत खाओ, खाना में खा सकते हैं, कच्चा नमक नहीं खाना है, पक्का नमक खा सकते हैं। तो ये बिल्कुल मिथ है। एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मैटर करता है। आप इसको कच्चा खाएं, पक्का खाएं, क्वांटिटी मैटर करता है। सैलेड में इसलिए मना किया जा सकता है क्योंकि हम सैलेड को विदाउट सॉल्ट खा सकते हैं, बट सब्जी को नहीं। इसीलिए शायद ये मिथ वहां से आया है कि कच्चा मत खाओ, पक्का खाओ। तो आप पक्का अगर क्वांटिटी ज्यादा नमक खा रहे हैं तो भी आपको अल्टीमेटली वो हार्म करेगा जितना कच्चा नमक करेगा। तो कोशिश करना है क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट लेस हो, ठीक है, क्योंकि किडनी पे लोड पड़ता है ज्यादा सॉल्ट खाने से। If the edema is having whole body, what the others way we can reduce the systematically reduce the edema? If whole body patient person is having safe swelling, अगर किसी आदमी को अच्छा, that means he or she is having any renal issue, तभी होगा होल बॉडी। अदरवाइज अगर उसका किडनी अच्छा कंडीशन में है तो कभी भी नहीं होगा। तो उस केस में हमको रीनल डाइट देना होगा। रीनल डाइट में काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और रीनल पेशेंट कैसे बनता है? अगर वो डायबिटिक है उस केस में बन सकता है, उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहा। एंड सेकेंड हो सकता है प्रेशर, कई बार पेशेंट कंट्रोल नहीं करता, वो लाइटली ले लेता प्रेशर को, है ना। तो अल्टीमेटली जब प्रेशर लॉन्ग टाइम तक हाई रहता है तो फिर किडनी पे इफेक्ट करता है और किडनी डैमेज होती है और वो रीनल पेशेंट बनता है। और उसके बाद उसमें एडिमा सिम्टम्स आने लगता है एंड हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, सोडियम बढ़ जाता है, पोटेशियम बढ़ जाता है, बहुत सारी अल्टरेशन उनका KFT रिपोर्ट्स में आपको दिखेगा। ओके, तो अगर किसी को एडिमा है फर्स्ट, यस अगर किसी को एडिमा आपको लग रहा है पेशेंट को, तो फर्स्ट उनको KFT रिपोर्ट करना है। अगर उसमें अल्टरेशन है तो उसके हिसाब से डाइटिशियन। But in some cases we are see the chlorine is little bit high. Always I see the same type of symptom in Mumbai cases. Most of in hospital when we are visiting to see the patient, I don't know what is the wrong in, especially in Mumbai. In Gujarat I am not getting that type of patient, but they are having swelling in body while they are admitted, and then their doctor saying it's the blood good. इसका डायबिटीज चेंज हो गया है, इसका किडनी में प्रॉब्लम आना चालू हुआ। एंड सडन ऑन वे से डोंट प्ले विद द वाटर, कीप dietitians whatever nutritionists and dietitians are giving follow up after releasing doctor, then we'll start the medicines of the Ayurveda, then patient are getting recovery very fast. What is the solution?
what is the advantage? I don't know, but patient getting life for at least 8 to 10 months, they are not having any other complaints. Okay. In that case, maybe they have infection and some other cases, maybe not for kidney disease. एडिमा बहुत सारे रीजन से हो सकता है, या फिर अल्कोहलिक हो सकता है पेशेंट, तो मे बी सम अदर रीजन मे बी देयर, बट इफ किडनी पेशेंट इज देयर इट कैन बी रिकवर लाइक पॉसिबिलिटी है हार्ट की वजह से भी एडिमा होता है। हार्ट की वजह से रेयर केसेस है कि हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को एडिमा होता है, लाइक हाई ब्लड प्रेशर। इस केस में हो सकता है अगर हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इज रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर, राइट? If patient is suffering from long-term high blood pressure, then kidney affects and it can be patient can suffer from edema. Okay. Thank you. And how they cure? You are saying patient don't get again edema. So in that case, they must following proper diet, which dietitian are giving them, and medicine. So they are having good control of sodium, potassium of their body. That's why they don't having again edema. Okay. धन्यवाद, थैंक यू। भाई ये पेशेंट्स के बारे में हम लोग पूछ रहे थे कि कभी कभी हमारे यहाँ पे पेशेंटों को, यानी जो भी हमारे अनीता मैडम है और गगन भाई है, इनके बच्चों को किडनी का प्रॉब्लम्स है। मैडम कभी कोई हेल्थ सेंटर में है, तो अगर बॉडी में सूजन मिलता है तो क्या करना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ध्यान से थोड़ा सा आपको मैडम सुनना था, क्योंकि इसमें मैडम का कहना है कि उनका नमक और बंद करना है और उनको पोटाशियम बढ़ाना है। जो संतरे वगैरह है, संतरा, मौसम्बी और काफी सारा ऐसा फ्रूट्स है, फ्रूट्स जिसमें पोटाशियम रिच है, पोटाशियम है, वो उससे फायदा होता है। यानी ये ध्यान रखने जैसी चीजें हैं कि खाली एक थेरेपी पे एक पेशेंट काम करने के लिए दूसरा थेरेपी जरूर ख्याल रख के काम करना पड़ता है, नहीं तो काफी सारा लॉस हो जाता है। बिल्कुल, डाइटिशियन यहाँ पे यही काम करते हैं कि उनका रिपोर्ट्स चेक करते हैं, जो डाइटिशियन विजिट करते हैं वैसा पेशेंट में, तो उनका KFT चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली उनका सोडियम पोटेशियम डाइट में चेंज करते हैं। मैंने ऐसे ही डाइट उनको बताई थी, उनका किडनी में स्वेलिंग थी और प्रोटीन आ रहा था यूरिन में, तो मैंने उनको पोटेशियम बेस्ड डाइट बताई थी। सोडियम वाली चीजें उनको बहुत कम बोला था खाएं, पालक कम खाएं जैसा। ठीक है, वेजिटेबल के थ्रू तो बहुत कम सोडियम आता है। अल्टीमेटली जो हम सोडियम अलग से खाते हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड होता है जो, वहां से रिस्ट्रिक्ट सबसे पहले करना है, ठीक है, वहां पे क्योंकि मेजर क्वांटिटी आता है। गुड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मैडम, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। Okay, now it's 8 o'clock. So, I'm going to leave the class. Any queries? Good night and thank you very much. Good night. Good night, everyone.